हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने आपने ये देखा था सिस्टम बस और ये तीनों बसेस के बारे में बताया था। 3 टाइप्स ऑफ बस: एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस एड्रेस की लोकेशन लेती है, डेटा बस डेटा वैल्यू से रिलेटेड बात करती है और कंट्रोल बस सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। अब आज हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कंसेप्ट ऑफ बूटिंग। काफ़ी अच्छी चीज़ है बूटिंग, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो कहलाती है बूटिंग। जैसे वहां लिखा भी है, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन ए कॉपी ऑफ बूट प्रोग्राम इज ब्रॉट फ्रॉम रोम इनटू मेन मेमोरी। रोम में रीड ओनली मेमोरी में जो भी चीज लिखी है, वट एवर थिंग्स आर रिटन इन साइड द आर रीड ओनली मेमोरी, that will read it, and this process is called booting. तो सीपीयू यही बोला कि आप जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। और सीपीयू first run a jump instruction that transform a bias basic input output system and its start execution। और उसको एग्जीक्यूट करना वो आपका वो कहलाता है बूटिंग। इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायस का फुल फॉर्म जो होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कंडक्ट्स a series of self diagnosis test called post power on self test। सेल्फ डायग्नोसिस टेस्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी जो चेकिंग होती है वो खुद कंप्यूटर खुद करता है, इसीलिए उसको पावर पोस्ट बोला जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। दिस टेस्ट इंक्लूड मेमोरी टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टिंग वीडियो, मतलब वो सारी चीज करता है। इनपुट डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं, आउटपुट डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं, आउटपुट चीजें प्रोसेसिंग अवेलेबल है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपकी वो कहलाती है। और यही बूटिंग होता है। अब बूटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देयरफॉर द बायस लोकेट्स ए बूटेबल ड्राइव टू लोड द बूट सेक्टर। अब बूटेबल ड्राइव का मतलब ये होता है कि जिससे कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। जैसे कंप्यूटर को अगर फॉर्मेट करना हो या विंडोज इंस्टॉल करना हो तो सबसे पहले बूटिंग बनाना पड़ती है। बूटिंग आप किस किस तरीके से बना सकते हो? सीडी से बना सकते हो, आप बूटिंग पेन ड्राइव से बना सकते हो, तो वो बूटेबल ड्राइव कहलाती है। और जिससे सिस्टम बूट होता है, बूट मतलब स्टार्ट होता है, ये नॉर्मल है जिससे बूटिंग होगी। वैसे बूटिंग का मतलब स्टार्टिंग होता है। The execution they transfer to the boot step later program on the boot sector which loads and execute the operating system. If the boot sector is on the hard drive, then it will have a master boot record. अब अगर हार्ड डिस्क से थ्रू करते हैं तो वो मास्टर बूट रिकॉर्ड है, हार्ड डिस्क के थ्रू ही होता है नॉर्मली। अगर इंस्टॉलेशन वगैरह प्रॉपर है तो वो हार्ड डिस्क के थ्रू होता है, और उसी को मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। Which checks the partition table for active partition. If found, the MBR loads the partition boot sector and execute it. अब दो तरह की बूटिंग होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग। बहुत अच्छी चीज है। नॉर्मल अगर कंप्यूटर स्टार्ट होता है और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और आप नॉर्मली ऑफ करते हो तो वो कहलाती कोल्ड बूटिंग। नॉर्मल ऑन करना, नॉर्मल ऑफ करना, वो कहलाती कोल्ड बूटिंग। मतलब प्रॉपरली शट डाउन करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती कोल्ड बूटिंग, और उसी को हार्ड बूटिंग भी बोला जाता है। तो लिखा भी है, व्हेन द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट इट इज स्विच्ड ऑन, वी कॉल इट कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग। द यूजर प्रेस द पावर बटन, द इंस्ट्रक्शन आर रीड फ्रॉम। मतलब सिंपल बात है, प्रॉपरली स्टार्ट करा है और प्रॉपरली शट डाउन करा है तो ये प्रोसेस कहलाती है कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग। अब वार्म बूटिंग की बात करें हम, ये वार्म बूटिंग, when the system restarts or when the reset button is pressed। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मान लो कंप्यूटर हैंग हो गया, तो हैंग हो गया तो आप 3
कमांड आपके मतलब कमांड बोल दो या 3 बटन बोल दो जिसको प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, कंट्रोल अल्टर डिलीट। तो व्हेन द सिस्टम रीस्टार्ट्स और व्हेन रीसेट बटन इज प्रेस्ड वी कॉल इट वार्म बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग। और तो ये कहलाता है आपका, जब रीसेट बटन प्रेस करते हैं तो वो रीसेट का मतलब है या तो आपने कंट्रोल अल्टर डिलीट करा या रीसेट बटन प्रेस करा। तो इन दोनों केसेस में आपको वार्म बूटिंग, वार्म मतलब प्रॉपरली शट डाउन नहीं हुआ है और रीस्टार्ट होगा, और वो या तो आपने रीसेट बटन से करा होगा या कंट्रोल अल्टर डिलीट से करा होगा। मतलब एक सिंपल बात है कि आपने प्रॉपरली शट डाउन करा तो कोल्ड बूटिंग, और इम्प्रॉपर शट डाउन हुआ है या इम्प्रॉपर रीस्टार्ट हो रहा है तो वो वार्म बूटिंग है। वार्म बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग एक ही चीज होती है, तो इस चीज को ध्यान रखें। और आपको जब भी कोई किसी भी चीज का डाउट अगर आता है या क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर लें तो मैं उसमें भी रिप्लाई दे दूंगा आपको। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक पे हम काफ़ी लंबी डिस्कस भी कर सकते हैं और ये हमें पता भी होना चाहिए। और हमारे 1-2 लेक्चर के बाद हमको पाइथन स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा आप ग्रूमिंग भी कर लें, इस लेक्चर में इन्वॉल्व भी हो जाएं और चीज़ों को एलोबरेट करें। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक ही बात होती है, इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या डिजिटल मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये एक ही बात होती है। कंप्यूटर के प्रकार या कंप्यूटर का वर्गीकरण उसको हिंदी में बोलते हैं। तो 3 तरह के कंप्यूटर बताए गए हैं या 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड। अब एनालॉग कंप्यूटर को हम पहले एनालॉग पढ़ते हैं। हम एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंटिन्यूस चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना सच एज ब्लड प्रेशर, मैकेनिकल मोशन, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटी। मतलब ये जो है ना, ये क्वांटिटी बेस्ड वर्क करता है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच मेजर ऑन फिजिकल क्वांटिटी, ये यहाँ लिखा भी है। दिस कंप्यूटर मेजर चेंजेस इन कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी से करंट वोल्टेज, जो वोल्टेज आता है वो, मतलब जहां कैलकुलेशन क्वांटिटी बेस्ड आता है। जैसे कहाँ कहाँ आता है, आप कोई भी ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, आप कोई भी वोल्टेज नाप रहे हैं, आप कोई भी मैकेनिकल मोशन नाप रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नाप रहे हैं, उसको एक कंप्यूटर बोला है। जैसे एक और इन्होंने एग्जांपल दिया, ए थर्मामीटर इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो थर्मामीटर भी एनालॉग कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर का ये मतलब नहीं कि आपका डेस्कटॉप जैसा कंप्यूटर, वो जितने भी कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर है। तो इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है। तो एनालॉग कंप्यूटर, ऑल्दो द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज लेस कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। अब सही बात है, एक्यूरेसी क्यों, उसका रीजन ये है कि वो केवल क्वांटिटी बेस्ड वर्क करती है, क्वालिटी बेस्ड वर्क नहीं करती है। इसीलिए उसको, मतलब क्वालिटी बेस्ड मतलब कैलकुलेटिव बेस्ड नहीं है, क्वांटिटी बेस्ड है। तो क्वांटिटी बेस्ड एनालॉग है और कैलकुलेशन बेस्ड डिजिटल है, क्योंकि डिजिटल में क्वांटिटी तो आई जाती है, साथ में कैलकुलेशन भी आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एग्जांपल मैंने थर्मामीटर बता दिया, पावर प्लांट का अभी जैसे कॉमन एग्जांपल और भी देखे हैं अपन ने। जैसे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सम कॉमन एग्जांपल आर सिमुलेशन इन एयरक्राफ्ट। सिमुलेशन नाम से बहुत सारी चीज, सिमुलेशन का मतलब होता है कॉपी करना। एयरक्राफ्ट में सिमुलेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं एनालॉग कंप्यूटर के। मतलब जो क्वांटिटी बेस्ड वर्क करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। दूसरा आता है डिजिटल। यहाँ पर पहले डिजिटल बता रखा, फिर एनालॉग है, ये डिजिटल कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। अब ये डिजिटल फॉर्म में आता है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर में वैल्यूज 0 और 1 के फॉर्म में आती है, इस बात को ध्यान रखें। 1 का मतलब होता है प्रेजेंट, 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 0 का मतलब होता है एब्सेंस। कंप्यूटर ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, जिसको 0 और 1 में बोला जाता है। कंप्यूटर ऑलवेज यूज मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑलवेज यूज बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑलवेज यूज बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर ऑलवेज यूज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। ये मैंने इतनी बार आपको रिवाइज कर दिया कि आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि कंप्यूटर में जो मेमोरी, जो स्टोरेज डिवाइस है, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होती है। इट कंप्यूट्स बाय काउंटिंग एंड एडिंग ऑपरेशन। अब ये कैलकुलेशन करती है, काउंटिंग करती है और एडिशन ऑपरेशन, मतलब बाइनरी में ही बाइनरी का काउंटिंग होता है, बाइनरी में ही बाइनरी का एडिशन होता है। द डिजिटल कंप्यूटर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, बिजनेस, साइंटिफिक एप्लीकेशन। अब देखो, ये इन्होंने तो 3 ही एप्लीकेशन बताए, इंडस्ट्रियल, बिजनेस और साइंटिफिक, पर मैं तो आपको हर वो जगह जहां पर कंप्यूटर यूज हो रहा है वो सब एप्लीकेशन है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर देख लो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर देख लो, चाहे आप डिजिटल में इंडस्ट्री देख लो, चाहे आप बिजनेस देख लो, चाहे आप साइंटिफिक कैलकुलेशन देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, टूर एंड ट्रेवल्स देख लो, ऐसी कोई साइड नहीं है जहां पर कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप ध्यान रखें। ये कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर बहुत वास्ट है, इसको आगे हम और देखेंगे। अब बात करते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर की। दो, हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मिक्स, जिसको हिंदी में बोले खिचड़ी। तो ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उसका कैलकुलेशन सब दोनों में होगा। यह हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसमें बोला भी, इट में एक्सेप्ट डिजिटल और एनालॉग सिग्नल बट एन एक्सटेंसिव कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल हैज टू बी डन। मतलब दोनों तरह के सिग्नल को कन्वर्ट करता है, सब सिग्नल की बारी आती है। जैसे आपको मैं बताऊं कि मॉडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जनरली द एनालॉग कंपोनेंट प्रोवाइड efficient processing of different equation, while the digital part deals the logical operation। अब एक बता रहा है efficient processing, एक बता रहा है logical operation। hence benefit of both analog and digital computer are readily available। दोनों available हैं। hybrid computer are used as a cost effective means for complex calculation, simulation में यूज हो रहा है। मतलब जहाँ क्वांटिटी, जैसे आप हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं, ईसीजी करते हैं तो ईसीजी की एक अलग मशीन है बट वो कंप्यूटर से अटैच है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो अब एनालॉग कंप्यूटर के टाइप्स नहीं होते और हाइब्रिड के नहीं होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं या डिजिटल कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन होते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर को मैं बता रहा हूं, इसमें सबसे पहला जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। देयर फर्स्ट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। जो नॉर्मली हमारे घरों में जो यूज होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। होम जितने भी घरों में होते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं, इसीलिए इनको पर्सनल कंप्यूटर बोला। ये डिजिटल कंप्यूटर का फर्स्ट टाइप है जो कि इंपॉर्टेंट है और हमारे घरों में यही होते हैं। दिस टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर यूजेस ए माइक्रो प्रोसेसर, a CPU on a single chip and include both desktop and laptop। अब आप देख रहे हो पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। These computer can work on small volume of data
वेरी वर्सेटाइल। और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा मतलब डेटा की स्टोरेज कंपेरेटिवली कम है, यूं तो ज्यादा है, हमारी ह्यूमन बीइंग को सोचे तो हम ज्यादा है। इट कैन हैंडल वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर बीइंग यूज्ड एज ए वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मतलब एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के कारण हम यूज कर सकते हैं। कैड है, मल्टीमीडिया है, एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशन है, तो ये उसके एग्जाम्पल बता रहे हैं। और भी घर में जितने पर्सनल वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर में ही होते हैं। स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडी जिसको भी बोला जाता है, छोटा सा कंप्यूटर होता है, टैबलेट है, विथ वायरलेस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंग बिकम पॉपुलर, और पॉपुलर भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर कहलाती है। कुल मिला के बात है कि हमारे घरों में जो यूज होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। अब मिनी कंप्यूटर, चार तरह के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम और चौथा होता है सुपर। अब मिनी कंप्यूटर जो है वो बेसिकली कंपनी के पर्पज से यूज होते हैं। लिखा भी है दिस कंप्यूटर कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन। ये हाईलाइट करा मैंने इसको। सेम मशीन पे मल्टीपल यूजर, काफी सारे यूजर है वो वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग ऑन साइमल्टेनियस यूजर ऑन द सेम मशीन, एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं। अब एक मशीन का मतलब ये नहीं है कि एक खाली मॉनिटर पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसका मतलब ये मल्टी यूजर एनवायरनमेंट अवेलेबल है कि स्टोरेज की प्लेस एक ही है, तो वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन द सेम मशीन। दीज आर मेनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया आपको कंपनीज में ज्यादा यूज होते हैं, वेयर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट आर इंटरकनेक्टेड। कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच है, कनेक्टेड है। दिस कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो छोटी मोटी कंपनियां हैं या बड़ी कंपनी है और स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस है, वहां पर कंप्यूटर का ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये चीज आपके अवेलेबल है, मेनली कंपनी में यूज होते हैं। और स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल बिजनेस मतलब छोटी कंपनी में भी बोल सकते हैं, कुछ बड़ी कंपनी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड होता है मेन फ्रेम। इसका कॉन्सेप्ट अलग है मेन फ्रेम का, और ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेता है रखने के लिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड कम होती है, कम मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है, मेन फ्रेम की उससे ज्यादा होती है, और सबसे फास्टेस्ट जो दुनिया के कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेस ज्यादा लेता है, स्टोरेज ज्यादा लेता है। दीज कंप्यूटर आर लार्ज एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर, वो बहुत बड़े हैं और पावरफुल, शक्तिशाली है, विथ वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी। हाई मेमोरी मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। दिस कैन प्रोसेस ह्यूज डेटाबेस, और ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, बिगेस्ट डेटाबेस, सच एज सेंसर से एक्सट्रीमली फास्ट रेट, जो बहुत तेज वातावरण में बहुत तेज रेट पे काम करता है। दे आर सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, और वो बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, जैसे बैंक है, इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली ऑन नेटवर्क, तो नेटवर्क पे बहुत तगड़ा यूज करते हैं। और मेन फ्रेम में एक और चीज में इंपॉर्टेंट है, मेन फ्रेम में कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज क्राइटेरिया रहता है जिस पे काम किया जाता है। जैसे मेन फ्रेम में कोबोल नाम की लैंग्वेज होती है, वो मेन फ्रेम पे वर्क होती थी। और भी आप आज की तारीख में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें मेन फ्रेम में काम होता है, पर हालांकि हमारे जो जनरल अपने घरों में वो पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है। हालांकि मेन फ्रेम से लेना देना नहीं, पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में और जहाँ पर स्टोरेज रखने की फैसिलिटी हो, कैलकुलेशन फास्ट ही हो, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है।
बैंक और इंडस्ट्री एक एग्जांपल देखा है। अब लास्ट है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर जो है बेसिकली वो फास्टेस्ट कंप्यूटर है। मेरे ख्याल से इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, ये अपने को सभी को पता होना चाहिए। और भी काफी सारे सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया में अवेलेबल हैं। सुपर कंप्यूटर की बेसिक एप्लीकेशन जो होती है वेदर फोरकास्टिंग में होती है, रिसर्च में होती है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में होती है, रिसर्च साइंटिफिक एप्लीकेशन, ये सभी जगह यूज होती है। तो आपका ये कहलाता है सुपर कंप्यूटर। अब इसको अपन अगर सुपर कंप्यूटर को देखेंगे तो आप एक बार थोड़ा सा रीड करो, फिर मैं इसको समझाता हूँ 1-2 मिनट। आप इस चीज को जो मैंने हाईलाइट करा इसको रीड करो। दीज आर द फास्टेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। फास्टेस्ट काफी फास्ट है और एक्सपेंसिव। और स्टोरेज भी बहुत ज्यादा लगेगा इसको, मतलब स्पेस भी ज्यादा लगेगी और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है इसकी। दे कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक सेकंड में कई हजारों कैलकुलेशन कर सकता है, मतलब नैनो सेकंड का भी 100वां भाग या 60वां भाग ये प्रोड्यूस करता है। और इसको कहलाता है दीज आर मल्टी प्रोसेसर पैरेलल सिस्टम सुटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन। और साइंटिफिक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल एप्लीकेशन सच एज फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग मैंने सबसे पहले एग्जांपल बताया आपको। The main difference between a supercomputer and mainframe is supercomputer execute fewer program as fast as possible, whereas mainframe execute many program concurrently. mainframe में mainframe में जो कंप्यूटर है बेसिकली जब आप कंपेयर करोगे तो mainframe में कॉन्करेंटली का मतलब होता है साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हो। और सुपर कंप्यूटर एक साथ नहीं करते हुए अलग अलग करता है या छोटे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है। ये एक सोचने वाली बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये सुपर कंप्यूटर, अब ये एक्सरसाइज है, इसको आपको कॉपी बनाना है और जितने अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी के, फिलहाल मैंने जो खोला है इसको आप या तो फोटो ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें और उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करें। मैं एक बार फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। नेम एटलीस्ट 4 कैलकुलेशन डिवाइस बताओ और जनरल पर्पस कंप्यूटर बताओ। स्टोर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बताओ। आईपीओ का बताओ। डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस बताओ। जॉन वन न्यूमैन कंप्यूटर में डिफरेंस बताओ। कम से कम कुछ चीजें उसमें है वो तो पता हो। फिर चार्ल्स वेबेज फादर, मतलब ये जितने भी हैं ब्लॉक डायग्राम, ये आपको करना है। तो ये आप चाहें तो फोटो ले लें, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप फोटो ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपको करना है। तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आप कॉपी बनाओगे तो आपको क्लियर भी होगा। चूंकि 11th आपका सीए से है तो आपको 2 चीजें करना है। एक तो आपको कॉपी बनाना है क्वेश्चन आंसर की, और एक आपको प्रोग्राम की कॉपी बनाना है। प्रोग्राम कौन से हैं, जैसे ही अपन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे पाइथन की, बहुत बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको। प्रीति अरोरा की बुक है, आप उसको परचेस कर लेना। और मैं भेज दूंगा, आप लोग ग्रुप में मुझे ऐड कर लें तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा भी दूंगा, मतलब पढ़ा ही रहा हूँ उसके हिसाब से। और प्रीति अरोरा की बुक है उसी को आप परचेस करना। बाकी जब तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इनको सॉल्व करो। एनसीईआरटी तो हमको फॉलो करना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। फर्स्ट चैप्टर हमारा यूं कंप्लीट होता है। 2 या 3 चैप्टर आपके ऐसे ही हैं
जो थ्योरेटिकल है। थर्ड लेक्चर के बाद मुश्किल से इसके बाद एक लेक्चर और होगा, वो कोशिश करेंगे उसी में सब कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पाइथन, और उस समय आप प्रॉपर इंटरेस्ट लेना, मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, ताकि समझ में आ जाए। आप पाइथन, मुझे एक चीज़ का आप रिप्लाई ग्रुप में जरूर कर देना कि आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे या लैपटॉप यूज़ करेंगे पाइथन के पर्पज़ से, तो पता पड़ जाएगा, क्योंकि मैं दोनों तरीके से बता पाऊंगा आपको। अब इसमें आप देख लो, एक बार रीड जरा गो थ्रू कर लो कि क्या क्या आपको पढ़ना है, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। अब इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, सिम्बॉइन, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, ये चीज़ें इसमें बताई गई। अब सबसे पहले हम इसमें डाल दें, तो पहला आता है हार्डवेयर और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, पहले आपने बचपन में भी सुनी होगी, लेकिन मैं उस डेफिनेशन को नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर के जितने भी हैं वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। और फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, आपका मदरबोर्ड है, आपके बाहर के पोर्ट हैं, हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, डीवीडी है। तो ये हार्डवेयर कहलाता है। लिखा हार्डवेयर इज नो यूज ऑफ विदाउट सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट यूज विदाउट हार्डवेयर। देखो, कंप्यूटर जब सबसे पहले असेंबल होता है तो वो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर पार्ट असेंबल होंगे, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर आ पाएगा। सॉफ्टवेयर तभी आ पाएगा जब हार्डवेयर होंगे। तो हार्डवेयर, अब आते हैं अपन सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस चीज को ध्यान रखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लो मेरे को एक 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम फॉर सम ऑफ 2 नंबर। तो आपने क्या बोला? स्टार्ट, टेक 2 नंबर, प्रोसेस इट, असाइन इनटू, जैसे टेक 2 नंबर ए एंड बी, प्रोसेस इट, असाइन सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए और बी लिए तो, एंड प्रिंट सम और स्टॉप। ये उसका एल्गोरिथम हो गया, और ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन आ गए। रिपीट कर रहा हूँ प्रोग्राम। टेक 2 नंबर ए एंड बी, प्रोसेस सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट सम एंड स्टॉप। प्रिंट सम, सम को प्रिंट कर दिया, मतलब 2 इनपुट लिए, एक प्रोसेसिंग टास्क रहा, एक उसको आउटपुट दिया और प्रिंट कर दिया। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। अब मैंने बोला 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करने का प्रोग्राम बना। टेक 2 नंबर, सब्सट्रैक्ट इट, एसयूबी इक्वल्स टू ए माइनस बी, प्रिंट सब और स्टॉप। तो ये क्या कहलाता है? आपका 2 नंबर के सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम। अब 2 प्रोग्राम हो गए, एक प्रोग्राम सम का हो गया, एक सब्सट्रैक्शन का हो गया। आप एक मल्टीप्लाई का बना लो, राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर। अब कैसे बनाएंगे? टेक 2 नंबर, एक ए एंड बी, प्रोसेस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट मल्टीप्लाई और स्टॉप। तो ये 3 प्रोग्राम हो गए। अब ये तीनों प्रोग्राम एक ही जगह आ गए,
या और चौथा भी मिला लिया डिवाइड का, और मॉड्यूलस का भी मिला दिया, और बहुत सारे प्रोग्राम मिला के उनको सबको मर्ज करा, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का ग्रुप कैसे बना? सम बन गया, सब्सट्रैक्शन बन गया, मल्टीप्लिकेशन बन गया, डिवीजन बन गया, ये आपका कहलाता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। अलग अलग प्रोग्राम मिलके आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं। प्रोग्राम जो होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन है। अब जैसे सम ऑफ टू नंबर में इंस्ट्रक्शन क्या है? दो नंबर को, दो नंबर लेना, उनको असाइन करना, उनको प्रिंट करना, प्रोसेस करना, प्रिंट करना और आउटपुट देना। तो ये आपका कहलाता है प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। अब तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं इनको शॉर्ट में बता देता हूँ, हालांकि 10 मिनट अभी हैं, 5-7 मिनट अभी अपने पास। कोई भी मशीन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के रन नहीं हो सकती। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम पे ऑपरेट होते हैं, बिना उसके आप रन नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर वापस अपन डिस्क्राइब मोड में देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एप्लीकेशन बेस्ड वर्क करता है, मतलब यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके एग्जांपल एमएस ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, टेली है, कोरल है, पेज मेकर है। तो वो कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब आपका स्कैन डिस्क हो गया, आपका डिस्क डिफ्रेगमेंट हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब अपन डिस्क्रिप्ट मोड में देखते हैं। ये आप इसको, इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर तीन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में दो आते हैं, कंपाइलर और असेंबलर। इनको मैं समझाऊंगा बाद में लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज प्रोसेसर अभी आपको इतना बता देता हूँ कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उनको लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया, स्कैन डिस्क और आपका डिस्क डिफ्रेगमेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस होते हैं और कस्टमाइज होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब जैसे एमएस ऑफिस हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरल हो गया। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब, कस्टमाइज मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे टेली हो गया, टाटा का ईएक्स हो गया, ऐसे जो कस्टमाइज जो लोग डेवलप करते हैं वो कहलाते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आप अपन आगे पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी ऑपरेट नहीं हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एंड परफॉर्म टास्क एसोसिएट विद कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजेशन कंप्यूटर हार्डवेयर, ये मैंने दिया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर भी ओपन नहीं होगा, मोबाइल भी ओपन नहीं होगा। बोले कैसे? कंप्यूटर ओपन करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि बिना सिस्टम, पहले हार्डवेयर असेंबल होंगे, हार्डवेयर चीजें रहेगी, असेंबल होंगे, कंप्यूटर बनेगा, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर डलेगा। विंडोज डलेगा, लाइनेक्स डलेगा, यूनिक्स डलेगा, जो भी आपको डालना हो डाल सकते हो, डॉस डलेगा, एंड्रॉइड डलेगा। मोबाइल आपका असेंबल होता है तो सबसे पहले एंड्रॉइड डलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ही मेन है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ये वाली बात ध्यान रखने वाली बात कि यूजर और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरफेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसे? हार्डवेयर के ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप है और यूजर काम कर रहा है, तो आप जो काम करते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क करते हो। जैसे आपका मोबाइल है तो आप एंड्रॉइड के बेसिस पे कोई एप्लीकेशन खोलते हो, मतलब कोई एप्लीकेशन खुलती है तो वो एंड्रॉइड इंटरफेस पे ही खुलती है। आप कंप्यूटर में विंडोज
आपका ओपन होता है, उसके बाद ही आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हो। मान लो आपको एमएस ऑफिस पे जाना है, तो आप कंप्यूटर ओपन करोगे, विंडोज ओपन करोगे, उसके बाद ही एमएस ऑफिस पे जा पाओगे। तो ये चीजें, ये खासियत है उसकी। और ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल भी आपको बता दिया। आप चाहो तो एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये वाली चीज ध्यान रखने वाली बात है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड, आप चाहें तो इसको 1 मिनट में रुक जाता हूँ, आप पढ़ सकते हैं जो मैंने शॉर्ट में बताया कि प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज विद इन कंप्यूटर सिस्टम, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोसेसर, सेट प्रायोरिटीज, हैंडलिंग डिफरेंट टास्क। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, बहुत सारे टास्क को हैंडल करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, कौन सा काम किसने दिया, कौन सा काम कब करना है, ये सारी चीजें मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रोग्राम को लोड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये सारी चीजें बताने वाली है। यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कंप्यूटर हार्डवेयर। अब मैंने सही बात बोला कि एक इंटरफेस का काम करता है, तो यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर पे थोड़ी काम कर पाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही अपन देख सकते हैं। अब आपके कौन कौन सा हार्डवेयर इंस्टॉल है, तो वो हार्डवेयर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मालूम पड़ेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये जो एग्जांपल है, ये है मैंने बता रखे, डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, सोलरिस, आपका एप्पल का आईओएस होता है, एंड्रॉइड होता है। एंड्रॉइड भी यहाँ पे दे नहीं रखा है। एंड्रॉइड हालांकि कंप्यूटर में भी चलता है और मोबाइल में भी चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर भी हो सकते हैं, मल्टी यूजर भी। अब सिंगल यूजर मल्टी यूजर का मतलब है एक कंप्यूटर पे एक जना बैठना और एक ही स्टोरेज कैपेसिटी होना। और मल्टी यूजर का मतलब होता है काफी सारे कंप्यूटर होना पर स्टोरेज एक ही जगह होना, अलग अलग कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होगा। तो मॉनिटर अलग अलग जगह, स्टोरेज एक ही जगह, वो मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर इसलिए बोला है कि यूजर अलग अलग है पर लोकेशन स्टोरेज की एक ही हो रही है। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज 7 इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें विंडोज 7 के अकॉर्डिंग बता रखा, विंडोज 10 भी है। विंडोज 10 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन टॉप विच अदर प्रोग्राम कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब आपको एमएस ऑफिस ओपन करना है तो विंडोज ओपन होगा तभी एमएस ऑफिस ओपन होगा। डायरेक्टली आप एमएस ऑफिस ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि एमएस ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बात ध्यान रखने वाली बात। तो इसीलिए नीड बोला, बाकी आप इसको एक बार स्टडी कर सकते हो कि आप एज डिस्कस बिफोर, इट एक्सेस इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर बताया मैंने। इट अलाउज कंप्यूटर टू मैनेज रिसोर्सेस, मेमोरी को मैनेज करता है, मॉनिटर को मैनेज करता है, कीबोर्ड को मैनेज करता है, प्रिंटर को मैनेज करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन ग्रेट एक्सटेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का बहुत बड़ा रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसिंग करने के लिए। द एप्लीकेशन वी वांट टू रन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वेरियस सिस्टम हार्डवेयर। हार्डवेयर को मैनेज करता है, सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उनको अलोकेट करता है, उनको हैंडल करता है, उनको प्रोसेस करता है, उनको मैनेज करता है, बहुत सारी एप्लीकेशनों को मैनेज करता है। जितनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसी के कारण इंस्टॉल होते हैं। तो 1-2 मिनट आप देख सकते हैं, उसके बाद हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ये काफी कुछ आज मैंने बताया है और इसमें देखा भी जा सकता है। और आपको अगर कोई भी डाउट किसी भी तरह का लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और आप मेरे को ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। आपका अगर कोई ग्रुप बना हो तो ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। मेरा नंबर 9827242911 है, 9827242911। नीलेश जैन सर, आप चाहें तो लिख सकते हैं और मेरा नंबर भी ये नोट है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में नॉर्मली हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो पता नहीं पड़ती है, तो प्रॉब्लम्स अगर आती है तो आप ग्रुप पे लिखें, अपने इसमें कमेंट बॉक्स में भी लिखें। और आप ग्रुप में लिखेंगे तो मेरे को ज़्यादा क्लियर होगा, ताकि मैं उसकी कमेंट देख सकूँ। कि हर बार लेक्चर अलग अलग बना सकते हैं, वैसे मैं देखता हूँ कमेंट भी, कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि आपका काम हो जाए और कोई किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आए नहीं। तो
आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, इसमें काफ़ी कुछ देखा हमने। एक या दो लेक्चर और हम ये थ्योरेटिकल वाले लेंगे, उसके बाद हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। पाइथन भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जॉडी को ओसम ने डेवलप करी थी इसको, और काफ़ी मतलब लैंग्वेज, लर्निंग लैंग्वेज है और इजी है। पहले जो लैंग्वेज सिखाई जाती थी सी प्लस प्लस सिखाई जाती थी, सी प्लस प्लस सिखाते थे आईपी में और सीएस में। अब आजकल सीएस में जैसे आप इसमें ये अच्छा है, आपका कोर्स बहुत सिस्टमेटिक कोर्स दिया हुआ है, अगर आपने प्रॉपरली स्टडी करी तो आपको काफ़ी कुछ एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि सीएस में मेरे पर्सनल व्यूज़ ये हैं कि सिस्टमेटिक कोर्स अप्रोच दी हुई है, और सिस्टमेटिक कोर्स अप्रोच के कारण ही हम ये कर पाएंगे। तो अभी हम नीट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही हैं, और फिर बाद में देखते हैं हम